क्या कभी सोचा है कि प्राचीन भारत के सबसे जरूरी शिलालेखों में से एक विदेशी शासक ने लिखवाया था, वो भी एकदम शुद्ध संस्कृत में? जी हां, ये कहानी है शक वंश की। ये मध्य एशिया के वो घुमंतु योद्धा थे जो भारत में आकर यहाँ के शक्तिशाली शासक बने और यहाँ की संस्कृति के सबसे बड़े संरक्षकों में से एक बन गए। तो आज उनके इसी शानदार सफर को हम परत दर परत समझेंगे। तो देखिए, हम अपनी बात शुरू करेंगे शकों की जड़ों से कि आखिर वो मध्य एशिया से भारत आए ही क्यों। फिर हम उनकी एक बहुत ही अनोखी शासन प्रणाली क्षत्रप सिस्टम को समझेंगे, और हाँ, उनके सबसे महान शासक रुद्रदामन प्रथम के दौर में भी चलेंगे। और आखिर में हम उनकी विरासत का विश्लेषण करेंगे और ये भी जानेंगे कि इतने शक्तिशाली वंश का अंत आखिर हुआ कैसे। पहला खंड, आगमन, मध्य एशिया से भारत तक। चलिए, शकों के इस लंबे सफर की शुरुआत को जरा करीब से देखते हैं। तो सबसे पहले ये शक थे कौन? देखिए, मूल रूप से शक मध्य एशिया के एक बहुत बड़े कबीलाई समूह का हिस्सा थे जिन्हें ग्रीक इतिहासकार स्किथियन कहते थे। ये सिर्फ घुमंतु लड़ाके नहीं थे, बल्कि मेटल के काम में और व्यापार में भी माहिर थे। पूरे यूरेशिया के मैदानों में इनका दबदबा था। तो सोचिए जरा, मध्य एशिया में उस वक्त बड़ी उथल-पुथल मची हुई थी। पूरब से ज़्योनुंगू जैसे ताकतवर कबीले लगातार दबाव बना रहे थे। अब इस दबाव ने एक डोमिनो इफेक्ट शुरू कर दिया, जिसकी वजह से शक जैसे समूहों को नए इलाकों और सुरक्षा की तलाश में दक्षिण और पश्चिम की ओर बढ़ना पड़ा। और उनका यही रास्ता उन्हें अफगानिस्तान से होते हुए सीधा भारतीय उपमहाद्वीप के दरवाजे तक ले आया। दूसरा खंड, सत्ता की स्थापना, क्षत्रप प्रणाली। अच्छा, तो शक भारत आ तो गए, लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने बड़े और अलग अलग संस्कृति वाले इलाके पर उन्होंने अपना शासन चलाया कैसे? और यहीं पर उनकी बहुत ही स्मार्ट गवर्नेंस पॉलिसी सामने आती है। और इस पॉलिसी का केंद्र था क्षत्रप शब्द। ये सिर्फ एक पदवी या टाइटल नहीं था, ये पूरी की पूरी एक प्रशासनिक सोच थी। ये एक तरह का डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम था जिसने शकों को बहुत बड़े इलाकों पर कंट्रोल रखने में मदद की। ये आइडिया उन्होंने फारसी सत्रप सिस्टम से लिया था, जिसे शकों ने भारतीय माहौल के हिसाब से बहुत खूबी से ढाला। परीक्षाओं के नजरिए से ये शब्द और इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। अब इस 2 लेवल के सिस्टम की खूबसूरती इसकी फ्लेक्सिबिलिटी में थी। सबसे ऊपर महाक्षत्रप होता था जो मेन राजा था, और उसके नीचे अलग अलग प्रांतों में क्षत्रप होते थे जिन्हें अपने इलाकों को चलाने की काफ़ी आज़ादी थी। इस मॉडल ने स्थानीय विद्रोहों को कम किया और टैक्स कलेक्शन को भी आसान बनाया, जो किसी भी साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी होते हैं। भारत में शक शक्ति के 2 मेन सेंटर बने, और ये कोई इत्तेफाक नहीं था। पहला, उत्तर पश्चिम भारत, जो सिल्क रूट का अहम हिस्सा था, और दूसरा पश्चिमी भारत, मतलब गुजरात और मालवा, जहां के बंदरगाह भारत रोम व्यापार के गेटवे थे। शकों ने बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से उन इलाकों को चुना जो उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाते थे। तीसरा खंड, शिखर, रुद्रदामन प्रथम का शासन। चलिए अब उस दौर की बात करते हैं जब शक शक्ति अपने चरम पर थी, और इसका सारा श्रेय एक ही शासक को जाता है। देखिए, मौर्य जैसे शुरुआती राजाओं ने उत्तर पश्चिम में शक राज्य की नींव तो रख दी थी, लेकिन असली नाम और शोहरत पश्चिमी क्षत्रपों ने कमाई, जिन्होंने भारतीय इतिहास पर एक ऐसी छाप छोड़ी जिसे मिटाया नहीं जा सकता। पश्चिमी क्षत्रपों में 2 नाम बहुत अहम हैं, नहपान और रुद्रदामन प्रथम। नहपान ने शक साम्राज्य को दक्षिण तक फैलाया, लेकिन उसे सातवाहन राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी के हाथों एक जबरदस्त हार मिली। एक पल को तो लगा कि शक शक्ति अब खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर एंट्री होती है रुद्रदामन प्रथम की। उसने न सिर्फ सातवाहनों को हराकर शकों का सम्मान वापस दिलाया, बल्कि खुद को एक ऐसे शासक के तौर पर स्थापित किया जिसे इतिहास आज भी याद करता है। रुद्रदामन की विरासत का सबसे बड़ा सबूत है उनका जूनागढ़ शिलालेख। ये सिर्फ एक राजा की तारीफ नहीं है, ये गवर्नेंस का एक मैनिफेस्टो है। जब इसमें लिखा है कि उसने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई, तो ये हमें बताता है कि वो अपनी प्रजा की भलाई को कितनी अहमियत देता था। ये मौर्य काल की एक पुरानी झील थी, और इसकी मरम्मत करवाकर रुद्रदामन खुद को एक जिम्मेदार राजा की तरह पेश कर रहा था, ना कि सिर्फ एक विदेशी हमलावर के रूप में। रुद्रदामन की उपलब्धियां वाकई प्रभावशाली हैं। सैन्य जीत, जनता के लिए काम, ये सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन इन सब में सबसे खास बात यह है कि उसका जूनागढ़ शिलालेख शुद्ध संस्कृत में लिखे गए शुरुआती लंबे शिलालेखों में से एक है।
एक विदेशी शासक का संस्कृत को इस तरह बढ़ावा देना उस जमाने के लिए एक बहुत बड़ी बात थी, और ये दिखाता है कि शक भारतीय संस्कृति में कितनी गहराई से घुल-मिल रहे थे। चौथा खंड, शक विरासत, प्रशासन, व्यापार और संस्कृति। चलिए अब टाइमलाइन से थोड़ा हटकर ये देखते हैं कि शकों ने भारत पर अपना क्या असर छोड़ा। ये स्लाइड शकों के योगदान का एक क्विक स्नैपशॉट है, लेकिन इन पॉइंट्स को अलग अलग मत देखिए, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। उनके कुशल छत्रप सिस्टम ने व्यापार के रास्तों को सुरक्षित बनाया, जिससे अर्थव्यवस्था को जबरदस्त उछाल मिला। और व्यापार से जो पैसा आया उससे उन्होंने कला और संस्कृति को सपोर्ट किया, जिसमें सभी धर्मों का सम्मान और संस्कृत को बढ़ावा देना भी शामिल था। ये एक सेल्फ सस्टेनिंग साइकिल की तरह था। शक काल में व्यापार अपने चरम पर था। शकों के कंट्रोल वाले बंदरगाहों से भारत रोमन साम्राज्य को बेशकीमती सामान भेजता था। इसमें मसाले, बेहतरीन कपड़े, कीमती पत्थर और हाथीदांत जैसी चीजें शामिल थीं, जिनकी रोम में बहुत ज्यादा डिमांड थी। अब इस ट्रेड बैलेंस के असली मतलब को समझिए। भारत सिर्फ कच्चा माल नहीं, बल्कि लग्जरी आइटम्स यानी हाई वैल्यू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहा था, और बदले में रोम से भारत में बड़ी मात्रा में सोना और चांदी आ रहा था। इस दौलत ने न सिर्फ शक शासकों को अमीर बनाया, बल्कि इसने शहरों में एक नए व्यापारी वर्ग को भी जन्म दिया, जिसने भारतीय समाज को हमेशा के लिए बदल दिया। पांचवा खंड, पतन, संघर्ष और अंत। हर ऊंचाई के बाद ढलान भी आती है। तो वो कौन सी वजहें थीं जिन्होंने आखिर में शक वंश का सूरज डुबो दिया? शकों के पतन की कहानी उनके सबसे बड़े दुश्मन सातवाहनों के जिक्र के बिना अधूरी है। ये दक्कन पर कंट्रोल के लिए एक लंबी और थका देने वाली जंग थी। पहले राउंड में गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नहपान को हराकर शकों को लगभग बाहर ही कर दिया था। फिर दूसरे राउंड में रुद्रदामन ने शानदार वापसी की, लेकिन सदियों तक चलने वाली इस लड़ाई ने दोनों साम्राज्यों को अंदर से खोखला कर दिया। ये टाइमलाइन शकों के धीरे धीरे खत्म होने की कहानी बताती है। सातवाहनों के साथ लगातार संघर्ष ने उन्हें कमजोर किया। इस कमजोरी से घर में ही लड़ाइयां और सिंहासन के लिए झगड़े शुरू हो गए। और ठीक उसी वक्त जब शक अंदरूनी तौर पर बटे हुए थे, पूरब में एक नई जबरदस्त शक्ति उभर रही थी, गुप्त साम्राज्य। आखिर में लगभग 400 ईस्वी में महान गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय ने आखिरी पश्चिमी क्षत्रपों को हराकर भारत में शक शासन का अध्याय हमेशा के लिए बंद कर दिया। तो आखिर में शकों को क्यों याद रखना चाहिए? वो सिर्फ एक और राजवंश नहीं थे, वो एक कल्चरल इंटीग्रेशन यानी सांस्कृतिक मेलझोल का एक बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने ये साबित किया कि कोई बाहर से आकर भी न सिर्फ यहाँ शासन कर सकता है, बल्कि यहाँ की संस्कृति को अपना सकता है, उसे और बेहतर बना सकता है और उसका संरक्षक भी बन सकता है। ये भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक है। और यह हमें इस आखिरी लेकिन बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक विदेशी राजवंश जो खानाबदोश योद्धाओं के रूप में शुरू हुआ, आखिर वो भारतीय संस्कृति और प्रशासन के ताने बाने में इतनी गहराई से कैसे समा गया? इसका जवाब शायद सिर्फ शकों की काबिलियत में नहीं, बल्कि प्राचीन भारतीय समाज की उस अद्भुत क्षमता में भी छिपा है, जो बाहर से आने वालों को अपना लेती थी। और यही वो खूबी है जिसने पूरे इतिहास में भारत को एक खास पहचान दी है।